प्लास्टिक एक ऐसी बात है कि अगर एक टुकड़ा भी प्लास्टिक अगर हमारे वायुमंडल में या हमारे क्या नाम है इस मंडल में रहता है, तो पृथ्वी पे रहता है, तो वो 1000 वर्ष तक उसको नष्ट करने की व्यवस्था है। तो इतना घातक हमारे जीवन में है। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी सैलिन सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती है प्रगतिशील राजनीति को लेकर, चर्चाएं करते हैं, जानते हैं कि क्या इस समय दौर चल रहे हैं, क्या हाल है। इसके साथ साथ अपने शहर के कुछ खास चर्चित लोगों से मुलाकात कराते हैं और जानते हैं कि क्या हाल है। तो आज इसी कड़ी में मुलाकात करा रहे हैं इस समय सचिन मिश्रा जी से, जो कि प्रदूषण के क्षेत्र में एक बेहतर काम कर रहे हैं। और चूँकि ये PM नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है और पोल्यूशन को लेकर काफ़ी एक्टिव रहते हैं सचिन मिश्रा जी। और इसके साथ साथ एक परिचय और मैं बताता चलूँ आपसे कि पूर्वोत्तर रेलवे के रेल मंत्रालय के सदस्य भी हैं। तो जानते हैं सचिन जी से। सचिन जी, अगर बात की जाए तो लगभग कितने वर्षों से प्रदूषण क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं और कितना इसमें राजनीतिक सहयोग आपको मिला? क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में लोग बातें करते हैं, बहुत से वादे होते हैं, मंत्रालय भी बनाए गए, मतलब तमाम तरीके की बातें होती हैं, बजट जारी होते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? सबसे पहले मैं आईपा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके इस न्यूज़ चैनल को। और जैसा कि आपने प्रश्न किया कि मैं विगत कितने वर्षों से कार्य कर रहा हूं पर्यावरण के क्षेत्र में, तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि पिछले 16 वर्षों से हमारी जो कंपनी है CPC पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वो पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में जो प्रदूषण के तमाम से कारक हैं उस समय विद्यमान थे, जो उस समय बहुत बड़ी एक चुनौती बनी हुई थी कि अस्पतालों में जब हम लोगों ने प्राइमरी क्षेत्र में जब हम लोगों ने एक बार सर्वे कराया, तो यहाँ पर अस्पताल से निकले हुए जो बायोमेडिकल कचरा था वो तमाम सी गंदगियों को और नगर निगम के जितने भी सॉलिड वेस्ट थे उस समय, सॉलिड वेस्ट उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं हुआ करता था, क्योंकि ये 2004 की मैं बात बता रहा हूँ। तो उस समय हम लोगों ने जब सर्वे में पाया तो वहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट इतना हैज़ार्डस होता है, उसका जो नियम है बायोमेडिकल वेस्ट 1998 एक्ट के अंतर्गत, उसमें क्या कि 1 ग्राम बायोमेडिकल वेस्ट जो है आपके टनेज में, मतलब आप समझ लीजिए कि 1 ग्राम का अगर ये मेडिकल कचरा अगर इस कमरे में रखा जाए और पूरा सॉलिड वेस्ट या किसी भी प्रकार का कचरा हो तो वो उसको संक्रमित कर देता है और एक बहुत हैजार्डस है। इसमें तमाम से ऐसे छोटे छोटे बैक्टीरियाज जन्म लेते हैं जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो उस दौरान ये बड़ा चैलेंज आया। हमने नगर निगम में भी बात किया तो उनके भी सामने एक समस्या थी, क्योंकि उस समय तकनीकी इस तरीके का अनुभव उनके पास नहीं था या टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जिससे वो इस तरीके का कुछ निजात पाने की एक व्यवस्था सुचारू रूप से कर सके। तो हम लोगों ने फिर वहाँ पे मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी एक टर्म है जिसको हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया, और वो 2004 में हम लोगों ने जब प्रयास किया तो 2005 ऑनवर्ड जो है हम लोग उसमें काम करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। और जितने भी सरकारी अस्पताल हैं या प्राइवेट अस्पताल हैं, नर्सिंग होम है, डायग्नोस्टिक है, पैथोलॉजिकल लैब्स हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं, इनके यहाँ से निकलने वाले जितने भी मेडिकल वेस्ट हैं उनका हम लोगों ने ट्रीटमेंट डिस्पोजल स्टार्ट किया सारे नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, जो कि हमारी मॉनिटरिंग अथॉरिटी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होती है। तो उनके मानकों के अनुसार वो उसमें एक कलर कोडिंग बैग की व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें ये आसानी से कोई भी, जैसे सफाई कर्मी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो जो नियमावली बनाई गई थी उसमें क्या था कि लाल कलर के बैग और पीले कलर के जो बैग थे, जिसमें कि एनाटॉमिकल जो पार्ट होते थे वो पीले कलर के बैग में रखे जाते थे। जितने भी रिसाइकलिंग यूज़ के लिए होते थे, जैसे प्लास्टिक है, कैथेटर्स है, ट्यूबिंग है, इंट्रावेनस सिस्टम्स है, तमाम से ऐसी जो चीज़ें थी वो रेड कलर बैग में थे। तो उसका बेसिकली अभिप्राय ये था कि जब अस्पताल में जब उन मेडिकल कचरे को जब उनको वहीं एट सोर्स जब उनको सेग्रीगेशन किया जाए तो उनको उन बिन्स में या उनकी कचरे कलर के जो बैग है उस पर उनको रखा जाए, ताकि इसकी प्रॉपर हैंडलिंग किया जाए। क्योंकि ट्रांसपोर्ट किसी हॉस्पिटल से मेडिकल वेस्ट को प्लांट तक लाने के लिए बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है और बहुत प्रॉपर केयर करने की ज़रूरत होती है। तो उस समय इन्हीं नियमों के अंतर्गत जो है हमने अपने कार्य को प्रारंभ किया था। आज की डेट में हम लोग लगभग 700-800 हॉस्पिटल को अपनी ये सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, और जिसमें मैंने बताया कि बायोमेडिकल वेस्ट के अलावा बाद में हम लोगों ने इन चीज़ों को जब बहुत गहन अध्ययन किया, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आने लगी। अब आज की डेट में हमारा प्लांट जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के नॉर्म्स में अपग्रेडेड भी है और सारे मानकों अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ में दूसरा जो
चैलेंजेस आया वो हम लोगों को प्लास्टिक के लिए आया, क्योंकि हमने देखा कि बहुत से रिसाइकलर्स को जब हम लोगों ने टाई अप किया तो उस समय कोई रिसाइकलिंग यूनिट नहीं हुआ करती थी। जब उस पर भी जब हम लोग गहन अध्ययन किए तो ये लगा कि एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन्स का भी हम लोगों को इसमें काम करना चाहिए, जो कि वो भी एक चैलेंज बना हुआ था वाराणसी में। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि 2014 में जिस तरीके से उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत उन्होंने जब लोगों में जन चेतना जब उन्होंने जागृत किया, तो वाकई में उस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि 2013 तक हम लोग, एक समय ऐसा था कि हम लोग बड़ा न्यूट्रल हो गए थे, क्योंकि सरकारी लोगों में या कह लीजिए कि जितनी भी नियमावली बनी थी उदासीनता इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग काम करने में बड़ा चैलेंज करना पड़ रहा था। तो बाद में कुछ ऐसा आया कि हमने कहा कि चलो, जब प्रधानमंत्री जी ने इतना एक प्रयास किया तो हम लोगों को भी एक ऊर्जा का एक संचार हुआ। तो हम लोगों ने प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के लिए 2019-20 में हम लोगों ने प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए एक प्लांट की स्थापना की, जिसमें प्लास्टिक मुक्त भारत का एक अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया। देश के अपने कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हम लोगों ने एजुकेशन और उनको अवेयरनेस का काम किया। प्लास्टिक आज हमारे जीवन में किस तरीके से खतरनाक या खतरा बना हुआ है, क्योंकि हमारे जीवन यापन में वो इतनी आसानी से घुल मिल गया है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमारे लिए एक फ्रेंडली हो गया, जबकि ये हमारे पद्धति में, हमारे, आप ये कह लीजिए कि हमारे रहन सहन में बहुत ज़्यादा, अगर पुरातन की जब बात करें तो वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ये प्लास्टिक घातक इसलिए क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा आप देखिए बहुत ज़्यादा कैंसर कारक है। आप कोई भी बर्तन, या आप कह लीजिए कि छोटे छोटे, हम लोगों के यहाँ चाय की दुकानों में अक्सर आप देखते थे कि प्लास्टिक के कप्स में या तमाम से लोग आज भी पॉली बैग जो लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा घातक बना हुआ है। बहुत से ऐसे जो कीटाणु हैं जो उस पर बैठ जाते हैं, लोगों को पता नहीं रहता। जब हम, अच्छा, यही छोटे छोटे जो प्लास्टिक बैग से हमारे ड्रेन सिस्टम को करप्ट कर रखा है, चोक कर रखा है। हमारी जितने भी गवर्नमेंट मशीनरीज है उस पर भी काम करने में उनको भी बहुत ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ हमारे जनजीवन में भी ये एक तरीके से कह लीजिए राक्षस का एक रोल अदा कर रहा है। जितना हमारे लिए आसानी से एक स्वीकारता थी, हम लोगों ने इसको स्वीकार किया, उतना ही हमारे लिए खतरनाक होता चला जा रहा है। पीएम के संसदीय क्षेत्र में, चूँकि 2014 से जो अगर बातें की जाएँ तो बीजेपी गवर्नमेंट जब बनती है, एनडीए सरकार जब बनती है यहाँ पे, तो उसके बाद उन्होंने बनारस, चूँकि यहाँ सांसद थे और काफ़ी जो है घना क्षेत्र है और काफ़ी यहाँ पे कूड़े का एक अंबार था, तो कितना आपके सामने ये संघर्ष था इसमें, और किस प्रकार से आप इसमें लोगों को एकजुट किए और कैसे संदेश दिए, उसमें किस प्रकार से आपने शुरुआती दौर पे इसमें संघर्ष किया? ऐसा है कि जब हम लोग पहले जब इसकी चर्चा करते थे तो आपको मैं हकीकत बताऊं कि बहुत से अधिकारियों को इस टर्मिनोलॉजी के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि मेडिकल कचरा क्या होता है, कैसे किया जाना है, इसका क्या रोकथाम है, इससे हमारे ऊपर क्या संक्रामक बीमारियां हमारी जो है फैल सकती है। तो इन सब चीज़ों के लिए चैलेंजेस तो बहुत था, क्योंकि किसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। इवन मेडिकल एसोसिएशन वाराणसी भी हमारा उतना एक्सेप्टेंस नहीं दिया था, क्योंकि उनके लिए एक पॉलिसी जनरेशन का काम था, क्योंकि उनको आसानी से क्या होता था कि उनको विदाउट एनी कॉज जो है वो मेडिकल कचरे को कहीं ना कहीं वो फेंक दिया करते थे। बाद में जब पॉलिसीज़ आने लगी तो उनको इनकी मजबूरी बन गई थी कि नियमानुसार उनको जो है वो करना चाहिए, कि इसको निस्तारण करना चाहिए, तो उनकी बाध्यता हो गई और ज़रूरी भी थी। इसी तरीके से आप ये कह लीजिए कि जितने भी सिस्टम बनाए जाते हैं उसके लिए लोगों की, जनता का सहभागिता बहुत ज़रूरी थी। सहभागिता बहुत धीरे धीरे आई, लेकिन ये कि बाबा की ऐसी असीम कृपा रही है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी जो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस स्वच्छ भारत अभियान के मिशन को उन्होंने जो एक अच्छे से एक प्रयास जो किया जनता के बीच में, वो वाकई सराहनीय है। अगर इसके साथ साथ बातें की जाएँ और इसमें चूँकि वेस्टेज जो है तो इसका प्रयोग क्या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी कुछ हो सकता है इसमें, मतलब कि जैसे जो वेस्टेज हैं जो इसमें, मतलब कि इसे डिकम्पोज किया जाए किसी टेक्नोलॉजी से, और इसमें एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, या मतलब इको फ्रेंडली हो सके, पर्यावरण को दूषित ना हो, कुछ इस पर भी कुछ कार्य आपके? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ये जितने भी स्क्रैप आते हैं इसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसकी क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग के बाद उसके तमाम से जो केमिकल्स हैं उसको वॉश आउट करते हैं। उसके बाद हम लोग उसको क्या नाम है, ड्रेन करने के बाद शेडिंग करते हैं। शेडिंग के बाद जब हम लोग एक्सट्रूडर के माध्यम से हम लोग उसको एक ग्रेन्यूल्स के पार्ट में बना देते हैं। वो ग्रेन्यूल्स का पार्ट क्या है कि आप
सोचिए कि जो मार्केट में जो प्लास्टिक्स आई है उस प्लास्टिक को लगातार फिर से हम दाने में कन्वर्ट कर देते हैं, वो आपके रॉ मटेरियल का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। आप उससे कोई भी मैन्युफैक्चरर चाहे तो फिर से पुनः उसका जो है उसकी ग्रेडिंग भी होती है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आते हैं, तो उसमें नेक्स्ट टू वर्जिन में हम लोग जो प्रोडक्ट क्या है, जो भी हमारे जैसे अहमदाबाद है या हैदराबाद है या देश के अन्य कोने में जिनको उनके रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, वो ग्रेनुअल्स स्क्रैप की ग्रेनुअल्स बहुत किफ़ायती हैं। और इससे क्या है कि नए वर्जिन प्रोडक्ट का एक लगाम लगेगी, उसको रोकथाम किया जाएगा, ताकि वो अगर वर्जिन प्रोडक्ट लगातार आता जाएगा तो हम कभी भी प्लास्टिक को ख़त्म नहीं कर। प्लास्टिक एक ऐसी बात है कि अगर एक टुकड़ा भी प्लास्टिक अगर हमारे वायुमंडल में या हमारे क्या नाम है इस मंडल में रहता है, तो पृथ्वी पे रहता है, तो वो 1000 वर्ष तक उसको नष्ट करने की व्यवस्था है। तो इतना घातक हमारे जीवन में है, तो इसलिए पुनः चक्रण की जो एक व्यवस्था है वो प्लास्टिक के लिए एक बहुत वरदान साबित हो गया है। इसके साथ हम बात करेंगे आपसे, ब्रह्म राष्ट्र एकता एकल जो है ये क्या है आपका, कि किस तरीके का मंच है? देखिए, ब्रह्म राष्ट्र एकम बेसिकली बहुत लोगों ने ये कहा कि ये ब्राह्मण का मंच नहीं है। ब्राह्मण का मंच नहीं है। देखिए, ब्रह्म से उत्पन्न हुई 84 लाख योनियाँ, जिसमें प्रकृति, पशु पक्षी, जीव जंतु सारे, हमारे मानव जीवन भी हमारा आता है, उसको 84 लाख जो योनियाँ हैं उसको हम अपने राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र मतलब हमारा भारत है, जो हमारा पहले अखंड भारत हुआ करता था, और एकम मतलब एकता, तो हम अपने ब्रह्मा से उत्पन्न हुई सृष्टि को राष्ट्र के प्रति एकता के सूत्र में बांधने की एक व्यवस्था है, एक विश्वव्यापी मंच है, जिसमें हम अपने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में एकता, अखंडता और समानता का एक परिचय दे रहे हैं, जिसमें हम अपने सनातन धर्म के पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे चाहे अथर्ववेद में आयुर्वेद है, तमाम सी ऐसी बातें हैं, हम पुनः उसको समाज तक ले जाने का एक वृहद कार्य कर रहे हैं, जिससे हम अपने धर्म के प्रति हमारा जुड़ाव भी बन सके और हम अपने संस्कार के प्रति बधे रहें। कितना सहयोग मिल रहा है इसमें आपको, आपके समाज के द्वारा? बहुत ज़्यादा लोगों में जागरूकता आई है। जहाँ जहाँ भी हमारी टीम या जहाँ हमारे लोग जो जाते हैं, जब वो चर्चा करते हैं तो वाकई में बहुत से लोगों को जानकारियाँ सब रहती है, लेकिन कहते हैं ना कि किसी चीज़ को जब आप उभारते हैं तो उनको अपने आप में एक आत्ममंथन करने की एक व्यवस्था बन जाती है, वो रियलाइजेशन होता है, तो उनको लगता है कि हम अपनी मूल चीज़ों से कैसे हम भटक गए हैं। तो हमारा काम भी यही है, क्योंकि होता क्या कि हमसे भी बहुत सी त्रुटियाँ दिन भर में होती है, लेकिन जब हम उसका आत्ममंथन करते हैं तो हमारा जो एक जुड़ाव होता है आपसी, पुनः वो हमें जोड़ करके रखता है। तो हमें, मुझे ये लगता है कि अपनी धर्म संस्कृति से जुड़ने का एक बहुत अच्छा बड़ा वृहद मंच है। एक दिन आपको जरूर ऐसा सुनाई देगा कि ब्रह्म राष्ट्र एकम पूरे विश्व में अपने सनातन धर्म प्रचार के लिए, अपनी उपयोगिता के लिए जाना जाएगा। इसके साथ साथ अगर एक चीज़ और हम आपसे सवाल लेना चाहेंगे, इसमें जवाब लेना चाहेंगे, इसमें चूँकि अगर कोई भी मंच जब तैयार होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सर राजनीति की बातें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो हैं एक बुद्धिजीवी वर्ग हैं, और जहाँ बुद्धिजीवियों का जहाँ पर जुड़ाव होता है वहाँ विद्रोह की भावनाएं बहुत तेजी से पनपती हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, पहली बात तो मैं बताना चाहूँगी, जब आपने ब्राह्मण शब्द जो यूज़ कर दिया, तो देखिए जिसको ब्रह्म का ज्ञान होगा वो कभी भी आक्रामक नहीं होगा। ब्राह्मण आक्रामक तभी होता है जब उसके ऊपर अत्याचार होता है, जब वो कहीं कोई ऐसी व्यवस्थाओं में जब गिरफ्त हो जाता है, जब परेशान हो जाता है, तब वो अपना, जैसे कहते हैं कि भगवान परशुराम जी को भी जब अवतार लेना पड़ा, तो जब उन्होंने 21 बार सारी क्षत्रियों का नाश नहीं किया था, उन ऐसे आतताई राक्षसों का उन्होंने वो जड़ से समाप्त किया था जो अत्याचार कर रहे थे समाज में। तो इसी तरीके से इस वर्तमान परिवेश में जो आज ब्राह्मण हमारे जो कुछ लोग हैं, देखिए पहले लोग राजनीति किया करते थे, आज लोग कूटनीति किया करते हैं। कूटनीति अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, जो उनको व्यक्तिगत लाभ होगा वो वहाँ पर उसका जुड़ाव करेंगे, उसका बखान करेंगे और उसको अपने तरीके से लोगों को लुभाने की प्रक्रिया करेंगे। तो मैं इस बात का खंडन करता हूँ, ब्राह्मण जहाँ भी बुद्धिजीवी है वो एकदम सम्मान की बात करता है, वो लड़ाकू वाली बात नहीं करता, क्योंकि सदियों से ब्राह्मणों ने समाज में सेवा किया है और उसने अपने समाज में जो उत्कृष्ट सेवा जो कार्य किया, इसलिए वो पूजनीय रहा है। तो ब्राह्मणों को यहाँ पर जो लोगों ने आक्रामकता की वजह से जो लोगों को उसका वर्णन किया है वो बिल्कुल गलत है और मैं इसको नहीं मानता हूँ। तो आप थे हमारे साथ सचिन मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से पूरे जवाब दिया और इन्होंने बताया कि पॉल्यूशन क्षेत्र में प्रदूषण जो है किस प्रकार से मुक्त हो, इसके लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। साथ साथ इसके साथ ही अगर बातें किया तो ब्राह्मण के लिए भी सबको एक मंच पे लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो चूँकि एक अच्छी बेहतर पहल है इनकी, सचिन मिश्रा जी की। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।